नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं दा गुरु। आज हम आपके लिए एनसीईआरटी के जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक के जो भी नोट्स हैं, जो भी वन लाइनर के रूप में और जो भी महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं, वो आज आपको इस वीडियो में बताए जाएंगे। आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे नीचे लिंक दे दिया जाएगा, उससे जुड़ सकते हैं। फेसबुक पे भी जुड़ सकते हैं। आपको हमारे नए चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, द गुरु बिल्डर चैनल को। और चलिए शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। हाँ, आपको एक और बात बता दूं, हमारी और भी वीडियो आ चुकी हैं। आप हमारी वीडियो को देखने के लिए वीडियो में और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना। और हाँ, अगर पसंद आए आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। अभी आप मत कीजिए, लेकिन जब आपको लगे कि हाँ कुछ जानकारी इसमें दी गई है, एनसीईआरटी से संबंधित सारे तथ्य इसमें अधिकतर सम्मिलित किए गए हैं, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। लेकिन यदि आप देख रहे हैं तो ज़रूर करना, अन्यथा आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है। चलिए, सबसे पहले आता है लिंगहुफेन। पूछा जाता है लिंगहुफेन क्या है। ये लिंग लिखा है। लिंगहुफेन क्या है? ये हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनता है। सबसे बड़ी बात है, पूछ लिया जाता है। बहुत जल्दी बताएंगे क्योंकि ये क्लास महा मैराथन के रूप में होने वाली है। पता नहीं मुझे इस वीडियो को कंप्लीट करने में कितनी देर लगेगी, लेकिन आपको इसमें बहुत सारे तथ्य बताए जाएंगे एनसीईआरटी से संबंधित, और थोड़ा जल्दी करेंगे। लिंगहुफेन क्या है? हांगकांग का एक पकवान है जो सांप के मांस से बनाया जाता है। पूछ लिया जाता है, क्वेश्चन जो बनते हैं इस तरीके से बनता है कि एक बच्चा अपनी नानी के साथ किसी जगह गया, वहाँ पे उसने सांप से बना हुआ पकवान खाया। तो वो किस जगह गया था? हांगकांग। और उसने कौन सा पकवान कहा जाता है? वो लिंगहुफेन कहा जाता है उस पकवान को। टेपिकुआ क्या है? केरल में एक सब्जी के रूप में प्रयोग की जाती है जो ज़मीन के नीचे उगती है। केरल में ज़मीन के नीचे उगाए जाने वाली एक सब्जी है। तो टेपिकुआ क्या है? ज़मीन के नीचे केरल में एक सब्जी उगती है जिसका नाम टेपिकुआ है। लुई ब्रेल है, या फिर कहीं कहीं लुइस ब्रेल आता है। लुइस ब्रेल कौन है? यह एक ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं। जो ब्रेल लिपि होती है अंधों के लिए, ये होती है। दिव्यांग शब्द प्रयोग किया जाता है जो अब आधिकारिक रूप से है दिव्यांग। ठीक है। तो जो लुइस ब्रेल हैं वो फ्रांस के एक व्यक्ति हैं। उन्होंने जो ब्रेल लिपि है इसको एक बार की बात है, कुछ हरकत करते समय अपने पापा के साथ में कुछ खेल रहे थे, तो इनको आँख में चोट लग गई जिसके कारण ये अंधे हो गए। और इनको पढ़ने की बहुत लालसा थी, तो इन्होंने अंधों के लिए एक ब्रेल लिपि तैयार की। उसको ब्रेल लिपि के नाम से जाना जाने लगा और ये खुद उसी से पढ़ते थे। इसमें 6 बिंदु होते थे। पूछ लिया जाता है, अधिकतर प्रश्न ले लिया जाता है कि जो ब्रेल लिपि है उसमें कितने बिंदु होते हैं। उसमें 6 बिंदु होते हैं। ठीक है। घरों की संरचना बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम में बांस के घरों पर टिके हुए घर बनते हैं। तो असम में बांस पर टिके हुए घर बनते हैं। जैसे ये ले लिया जाता है बांस और फिर इसी पे घर बना दिए जाते हैं। चलिए, और क्या है इसमें? मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। तो असम में क्या होता है? बांस के खंभों पर टिके हुए घर होते हैं। मनाली में पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर होते हैं। राजस्थान में
मोटी दीवारें जो मिट्टी की बनी हुई होती हैं और उनकी छतों पे कटीली झाड़ियाँ होती हैं। एक बात और बता दूं, जो रेगिस्तानी इलाका है उसमें जो कटीली झाड़ियाँ होती हैं वही अपने आप को जीवित रख पाती हैं, क्योंकि उनके जो कांटे हैं वो ऑब्ज़र्व उस ही क्षेत्र को कर पाते हैं जहाँ पे कम पानी होता है। तो यहाँ पे रेगिस्तानी इलाके में कटीली झाड़ियाँ अधिकतर पाई जाती हैं। जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में चाय को कहवा कहा जाता है, और ये जो कहवा है यह बादाम और इलायची इसमें पड़ी हुई होती है। ठीक है। अब इसमें इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि एक बच्चा किसी जगह पे घूमने गया और वहाँ पे उसे सुनाई दिया कि किसी होटल में गया और वहाँ सुनाई दिया कि कहवा लेते आना, तो वो किस जगह गया था? जम्मू एंड कश्मीर। कहवा क्या चीज़ है? यह चाय है। चाय को जम्मू एंड कश्मीर में कहवा कहा जाता है। कहवा बादाम और इलायची की बनी हुई होती है। बल्लम। बल्लम एक छोटी प्रकार की नाव है जो केरल में चलती है, केरल में पाई जाती है। इससे बच्चा एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो कहवा है वो बल्लम है। बल्लम एक केरल में पाई जाने वाली छोटी नाव है लकड़ी की। ठीक। जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे केवल आपको वही बताए जाएंगे, अनर्गल बातें आपको इसमें नहीं बताई जाएंगी कि, है ना। तो आपको आगे देखिए, हाथी के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे संबंधित कोई भी ऐसा करीब 7-8 बार प्रश्न हाथी से पूछ लिए गए हैं, 7-8 पेपर में। ठीक है। क्या क्या इसमें होता है इसमें आप ध्यान से देखिए। बूढ़ी जो हथनी होती है वो झुंड की मुखिया होती है। जो झुंड की मुखिया होती है यानी लीडर होती है वो बूढ़ी हथनी होती है। एक दिन में ये हाथी 100 किलो पत्ते और झाड़ियाँ खा लेते हैं। आप अभी ध्यान से ये तथ्य देखते रहना। क्वेश्चन किस तरीके से इससे बनते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो फिर और क्या पूछा जाता है इसमें? एक दिन में 2 से 4 घंटे ही ये सोते हैं। इन्हें कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है और ये कान को पंखे के रूप में प्रयोग करते हैं। जो इनके कान होते हैं ये पंखे के रूप में उपयोग करते हैं। कीचड़ में ये खेलना इन्हें बहुत पसंद है। और आगे देखिए क्या कहा गया है। झुंड में केवल हथनियाँ व उनके बच्चे रहते हैं। जो झुंड होता है उनका उसमें केवल हथनी और बच्चे रहते हैं। इनके झुंड में 12 से लेकर के 14 तक बच्चे और हथनियाँ होती हैं। आगे देखिए। तो इसमें हमने क्या क्या अभी बात जानी है कि 100 किलो तक ये पत्तियाँ खा लेते हैं, यानी 1 कुंटल करीब पत्तियाँ और झाड़ियाँ एक दिन में खा लेते हैं। बूढ़ी हथनी झुंड की मुखिया होती है। कीचड़ में खेलना पसंद होता है इन्हें, क्योंकि जो काले पशु पक्षी होते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। कान जो होते हैं वो पंखे के रूप में प्रयोग करते हैं। 12 से 14 हथनियाँ और बच्चे झुंड में रहते हैं। केवल हथनियाँ व उनके बच्चे ही झुंड में रहते हैं। जो बड़े हो जाते हैं वो झुंड में नहीं रहते हैं। वे 14 से 15 वर्ष के बाद अलग हो जाते हैं। तो पूछ लिया जाता है हाथी से संबंधित कौन सा तथ्य गलत है, कौन सा ऑप्शन गलत है, पूछ लिया जाता है, कह दिया जाएगा। और हाँ, एक और क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो हाथी का बच्चा है वो 3 माह में उसका वज़न कितना होता है? 3 माह में वज़न 200 केजी होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें बात नहीं बताई गई है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, यानी 2 कुंटल। अधिकतर इसी से ही पूछ लिया जाता है कि पूछ लिया जाएगा हाथी में जो मुखिया होती है वो बूढ़ी हथनी होती है। दूसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा इसमें एक हाथी 1 दिन में 100 किलो पत्तियाँ खा लेता है। तीसरा ऑप्शन दे दिया जाएगा
3 माह के बच्चे का वज़न 300 केजी होता है। और एक पूछ लिया जाएगा कि यह एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोते हैं, तो हमारा ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया है कि इसमें गलत ऑप्शन बताएं। तो जो 3 माह में वज़न होता है बच्चे का, हाथी के बच्चे का, वो 200 केजी होता है, 300 केजी नहीं होता है। आगे देखिए, और इसमें जो बड़े हो जाते हैं मेल, वो इनके झुंड में नहीं रहते हैं। 14 से 15 वर्ष के बाद ये हाथी अपने झुंड से अलग हो जाते हैं। आगे देखिए, खेजड़ी का वृक्ष। जो आपको महत्वपूर्ण लगता रहे आप वीडियो को पॉज करके आप लिखते जाइए अपनी नोटबुक में। खेजड़ी का वृक्ष एक खेजड़ी गांव है जो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ बिश्नोई लोग रहते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यहाँ पेड़ नहीं काटे जा सकते हैं। एक और आपको बता दूं, जो उत्तराखंड में जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क और घाना नेशनल पार्क राजस्थान में है शायद। तो इन दोनों जगह पे पशु पक्षियों का शिकार करना प्रतिबंध है। शिकार नहीं हो सकता। यहाँ पे शिकार करते हैं तो यहाँ पे शिकार इन दोनों जगह पे नहीं हो सकता, और ना ही पेड़ पौधे काटे जा सकते हैं। और जो जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है, इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। इसकी स्थापना जो ये बनी थी, ये 1935 में बनी थी। 1935 से आप और एक बात याद रखेंगे, आरबीआई का गठन भी 1935 में ही हुआ था। तो चलिए खेजड़ी के वृक्ष के बारे में जानते हैं कि जो खेजड़ी का गांव है वो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ बिश्नोई लोग पाए जाते हैं। यहाँ शिकार व पेड़ काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। खेजड़ी का पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। यह कम पानी में उगता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं। इसके लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं। नीम और कीकड़ के पेड़ में भी जो कीड़े हैं नहीं लगते हैं। पेड़ की फलियों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। तो क्या क्या बात अभी हमने इसमें जानी। जो खेजड़ी का पेड़ है, खेजड़ी का वृक्ष है, वो राजस्थान में पाया जाता है। यहाँ के लोग बिश्नोई हैं और यहाँ पे पेड़ काटने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। यह कम पानी में उगता है। और राजस्थान से हमने एक और बात जानी थी कि इसकी दीवारों पे कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और इसकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी मिट्टी की होती हैं बनी हुई। जो राजस्थान में घर होते हैं, यार रेगिस्तानी इलाके में जो घर होते हैं उन पे कटीली झाड़ियाँ घरों में अधिकतर आपने ऊपर देखी होंगी। तो और क्या बात है, इनके जो कलियां हैं उसकी सब्जियां भी बनाई जाती हैं। और इसकी दवाई से जो छाल है इससे दवाइयाँ भी बनती हैं। आगे देखिए, चींटियों की दुनिया। सभी चींटियों का काम भटा हुआ होता है। जो रानी चींटी है वो अंडे देती है। सिपाही चींटी है वो बिल का ध्यान रखती है। मजदूर चींटी है वो भोजन को ढूंढ कर लाने का कार्य करती है। तो ऑप्शन में पूछ लिया जाता है कि जो चींटियाँ होती हैं वो मधुमक्खी की तरह क्या झुंड में रहती हैं, तो ये ऑप्शन हमारा सही होता है। पूछ लिया जाता है रानी चींटी अंडे देती है, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको अगर गलत पूछा जाए तो आप उस तरीके से देखेंगे नेगेटिव आंसर कौन सा है। मैं अभी आपको तथ्य बता रहा हूँ। और जो मजदूर चींटी है उसके बारे में पूछ लिया जाता है कि ये क्या बिल का ध्यान रखती है, तो ये गलत हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है। मजदूर चींटी है वो भोजन ढूंढ के लाती है। और जो दीमक होती है और ततैया होती है वो भी चींटियों की तरह झुंड में चलते हैं। तो जो चींटियाँ होती हैं वो चींटियाँ झुंड में क्यों चलती है, क्योंकि जो एक चींटी अगर जा रही है तो उसके पीछे दूसरी चींटी आपको अधिकतर आपने देखी होंगी, ये सब लाइन से चलती हैं। ये इसका कारण ये होता है कि जो आगे वाली चींटी होती है ये अपने पीछे एक गंध छोड़ती हुई जाती है, जिसके पीछे सूंघ के
दूसरी चींटी चलती रहती है। मधुमक्खी के बारे में जानते हैं हम। जो मधुमक्खी है वो रानी मधुमक्खी है, वो अंडे देती है। केवल कुछ ही मेल मधुमक्खी होती हैं इनके छत्ते में जो वर्कर का काम नहीं करते हैं। तो क्या वो इसमें कहा गया है जो इनके छत्ते होते हैं उसमें जो अंडे देने का कार्य होता है वो रानी मधुमक्खी का होता है। और इनमें इनके जो छत्ते होते हैं उसमें कुछ ही मेल मधुमक्खी पाए जाते हैं। अंडे देने का जो अच्छा समय है इनका वो अक्टूबर से दिसंबर तक का है। ऑप्शन में अभी आपको बताऊंगा किस तरीके से इसमें प्रश्न बनते हैं। और मधुमक्खी पालन का उपयुक्त समय आपको मैंने बता ही दिया है, अक्टूबर से दिसंबर। अब देखिए, और हाँ, एक और तथ्य इसमें पूछ लिया जाता है। जो मधुमक्खी हैं इनको लीची के फूल बहुत भाते हैं। लीची के फूल बहुत भाते हैं इनको। अधिकतर ये बिहार क्षेत्र में ज़्यादा होती है। बिहार क्षेत्र में ये मधुमक्खी पालन ज़्यादा किया जाता है। ऑप्शन किस तरीके से पूछ लिए जाते हैं कि जो चींटी वो मधुमक्खी है जो वो उसका अंडे समय देने का सही और समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर दे दिया जाएगा। और इसमें पूछ लिया जाएगा कि जो रानी मधुमक्खी होती है वो क्या केवल आराम करती है, तो यही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ये केवल अंडे देती है और आराम करती है। अगर पूछ लिया जाता इसमें ऑप्शन दे दिया जाता कि जो बरकत चींटी है वो अंडे देती है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता। ठीक है। और आगे देखिए, गोवा से केरल। गोवा का एक गांव है, मड़गांव बोलते हैं, और केरल का कोझिकोड एक गांव है, तो वो केरल से संबंधित है। यहाँ से रेल मार्ग के बारे में क्या बताया गया है कि अगर हम गोवा से केरल जाते हैं तो 92 सुरंगें पड़ती हैं और 200 पुल पड़ते हैं। मलयालम भाषा में बलियम्मा को किसको बोलते हैं? बलियम्मा माँ की बड़ी बहन को, यानी मौसी को बलियम्मा मलयालम भाषा में बोलते हैं। अमुम्मा बोलते हैं नानी को, यानी माँ की जो माँ होती हैं उसको अमुम्मा बोलते हैं मलयालम भाषा में। चिटपनु बोलते हैं चाचा, कुजुम्मा बोलते हैं चाची को। गांधीधाम पड़ता है अहमदाबाद में, कच्छ ज़िले में, और कच्छ के रण में एक अभयारण्य है, गधा अभयारण्य। गधई अभयारण्य जो है वो कच्छ के रण गुजरात में है। यहाँ पे जो सिंग पुच्छ वाले बंदर, चलिए वो अभी मुझे क्लियर नहीं है, चलिए आगे देखते हैं। बड़सार जो है वो गुजरात में है। कोझिकोड अभी बताया था केरल में है। और चलिए ये छोड़िए, कर्णमल्लेश्वरी, इसके बारे में जो ये महिला हैं इनके बारे में क्या है देखिए। ये एक वेट लिफ्टर हैं। पूछ लिया जा सकता है हमसे जो कर्णमल्लेश्वरी हैं वो क्या है, किस खेल से संबंधित है। हॉकी दे दिया जाएगा, क्रिकेट दे सकते हैं, कबड्डी दे सकते हैं, और वेट लिफ्टर दे देंगे, तो हमारा यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कर्णमल्लेश्वरी हैं वो आंध्र प्रदेश तेलंगाना की रहने वाली हैं, और जब ये 12 वर्ष की थी तभी इन्होंने अपना जो वेट लिफ्टिंग का कार्य था वो शुरू कर दिया था। 130 केजी करीब ये वज़न उठा लेती हैं। इनकी 4 बहनें हैं, ये भी वेट लिफ्टिंग का कार्य करती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 12 मेडल भी ये जीत चुकी हैं। फूल के बारे में पूछा जा सकता है कि सबसे पहले आपको बता दूं, जो कचनार के फूल हैं वो कचनार के फूल की सब्ज़ी यूपी में बनती है, केले के फूल की सब्ज़ी केरल में बनती है, सहजन महाराष्ट्र में बनती है। तो ऑप्शन किस तरीके से दे सकते हैं? कचनार के फूल की सब्ज़ी
पूछ लिया जाएगा कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। कचनार के फूल की सब्जी यूपी में बनती है, केले के फूल की सब्जी केरल में बनती है, सहजन के फूल की सब्जी पंजाब में बनती है। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें गलत पूछा गया था। तो सहजन के फूल की सब्जी महाराष्ट्र में बनती है। अब देखिए आप, गुलदावरी जीनिया के फूल से कपड़े रंगने का कार्य होता है। तो जो मेरीगोल्ड होती है जिसे गुलदावरी बोलते हैं, और जीनिया होती है उसके फूल से कपड़े रंगने का कार्य होता है। जो ये पेंटिंग इससे बनाई जाती है, ये देखिए आप, मधुबनी एक पेंटिंग है, मधुबनी पेंटिंग है। ये बिहार ज़िले में जो एक ज़िला है, बिहार का एक ज़िला है मधुबनी ज़िला, वहाँ पे ये मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग बनती है। किस जगह? बिहार में। इनकी घरों की दीवारों पर चित्रकारी की जाती है। मधुबनी ज़िले के जो घर होते हैं उन पे घर पे चित्रकारी की जाती है। जो ये पेंटिंग बनाई जाती है ये चावल के आटे से चित्रकारी की जाती है। इसमें चटक रंग का प्रयोग किया जाता है। फूलों व पत्तियों से प्राप्त और हल्दी, फूलों और पत्तियों से प्राप्त हल्दी से यह मधुबनी पेंटिंग तैयार की जाती है। पेंटिंग में मानव, जानवर, पेड़, पक्षी, मछली, फूल आदि दिखाए जाते हैं। ठीक है। ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, एक तथ्य इसमें आता है, जो मधुबनी पेंटिंग है वो मशीनों द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये गलत है, मशीनों द्वारा तैयार मधुबनी पेंटिंग नहीं की जाती है। यूपी का जो कन्नौज ज़िला है वो इत्र के लिए मशहूर है। मिट्टी में गोबर मिलाकर ज़मीन से लीपने से कीड़े नहीं लगते हैं। जो कीड़े नहीं लगते हैं यानी कीड़े नहीं आते हैं घर में। तो जो मिट्टी में जो गोबर मिला के आपने देखा होगा गाँव में लीपा जाता है, वो इसीलिए लीपा जाता है कि कीड़े ना आए घर में। नीम और कीकर और खेजड़ी के वृक्ष पर दीमक नहीं लगते हैं, मैंने आपको बताया था। गाजी खान, ये पाकिस्तान, सोना गांव हरियाणा, बेलवनिया गांव कर्नाटक, नलमंडा आंध्र प्रदेश, बाजार गांव महाराष्ट्र और कफ परेड महाराष्ट्र में है। मुक्तापुर आंध्र प्रदेश पोचमपल्ली ज़िला में पड़ता है। बच्चों की एक पंचायत है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बच्चों की एक पंचायत है जिसे किस नाम से जाना जाता है? भीम आर्मी। पूछ लिया जाता है जो भीम आर्मी है वो क्या है? तो वो एक बच्चों की पंचायत है। गिजुभाई बधेका जो थे वो एक लेखक हैं, ये गुजरात में थे, गुजरात के रहने वाले थे। बच्चों के लिए मज़ेदार कहानियाँ और पत्र लिखने का कार्य गिजुभाई बधेका जी करते थे। अब पक्षी के बारे में जानते हैं और अन्य तथ्य भी आपको बताते रहेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारी जो वीडियो आती रहें वो आपको समय समय पे मिल जाए। अब आगे देखिए, जो पक्षी होते हैं उनके बारे में प्रमुख तथ्य आज हम लेके आए हैं आपके लिए। कलचिड़ी। और हाँ, कल आपके लिए चित्रात्मक सहित जो NCERT के नोट्स हैं, नोट टू बी रीपब्लिश, वो वीडियो आएगी, वो आप अवश्य देखें। जितनी वीडियो ये इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा वो भी इम्पोर्टेंट है। उसमें बहुत अच्छी तरीके से चित्रात्मक रूप से बताए गए हैं। एक बात और कही जाती है कि जिसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रियां काम करें वो हमें ज़्यादा दिन तक ज़्यादा याद रहती है। तो उसमें चित्रात्मक रूप से भी बताया गया है और मैं भी आपको बताऊंगा।
और जो उसमें प्रमुख तथ्य होंगे वो भी आपको मिलते रहेंगे। आपको PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, तो उससे जाके आप जुड़ सकते हैं और वहाँ पे जो मैंने बहुत सारी PDF डाल रखी हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं भविष्य के लिए। चलिए, कलचड़ी, इसको इंडियन रॉबिन के नाम से जानते हैं। पत्थर के बीच में ये घोंसला बनाती है। ये चिड़िया एक कलचड़ी नामक चिड़िया है, वो पत्थरों के बीच में घोंसला बनाती है। इसके घोंसले में घास, टहनियाँ, जड़ें, ऊन, बाल, रुई बिछा होता है। पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा पक्षी है जिसके घोंसले में बाल होते हैं, बाल पाए जाते हैं और रुई पाई जाती है, कुछ भी दे सकता है, तो वो कलचड़ी या इंडियन रॉबिन नाम का पक्षी होता है। उसके जो घोंसला होता है उसमें ये पाई जाती है। कौवा, कौवा जो होता है उसके घोंसले में लोहे के तार आपको मिलेंगे, लकड़ी की शाखा मिलेगी। और एक बात और इसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कौवा सबसे ज़्यादा ऊपर टहनी पर, ऊपर जगह या टहनी पर अपना घोंसला बनाता है। तो जो घोंसला होता है वो सबसे ऊंचाई पे अगर कहा जाए तो कौवा एक पक्षी होता है जो बहुत ऊंची जगह पे अपना घोंसला बनाता है। घोंसले में इसके लोहे के तार मिलेंगे आपको, लकड़ी की शाखा मिलेगी। और जो कोयल होती है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अपना अंडा देती है। आपको अभी मैं ये भी बताऊंगा कि कौन अंडा देते हैं और कौन बच्चे देते हैं, इसके बारे में अभी तथ्य बताऊंगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो। फाख्ता नामक जो पक्षी है वो कैक्टस के कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। जो फाख्ता नामक पक्षी है वो कैक्टस के बीच में, कैक्टस के जो कांटे होते हैं उनके बीच में और मेहंदी की मेड़ पे घोंसला बना लेते हैं। गौरैया और कबूतर जो होते हैं ये कहीं पे भी अपना घोंसला बना लेते हैं, अलवारी छत जगह कहीं पे भी मिल जाए। आपने देखा होगा गांव आदि में कि ये कहीं पे भी अपना घोंसला बना देते हैं। बसंत गौरी, बसंत गौरी नाम का जो पक्षी है वो पेड़ के तने में छेद करके अपने उसमें ही अंडे रखती है। जो बसंत गौरी है वो जो पेड़ में छेद करके ही उसमें अपने बच्चे देती है। दार्जिलिंग चिड़िया, वो पत्तों को सीकर, देखिए कितनी ये मज़ेदार होती है। दार्जिलिंग, दर्जी से इससे संबंधित रखें। जो दर्जी होते हैं, जो टेलर होते हैं, वो दार्जिलिंग चिड़िया वो कपड़ों को सिलते हैं। इसी प्रकार से दार्जिलिंग का नाम रखा गया है। ये पत्तों को सिलकर उसमें अंडे तैयार, जो पात्र होता है उसमें अंडे देते हैं। शक्कर खोरा, शक्कर खोरा के बारे में एक है, ये पेड़ या झाड़ियों पर लटकता हुआ घोंसला बनाते हैं। इनके घोंसले पे बाल, रुई, छाल आदि मिलेगी। और बाल किसके पे जो और कौन सा ऐसा पक्षी है जिसके घोंसले पे बाल मिलते हैं, तो अभी आपको ऊपर मैंने बताया था जो कलचड़ी नाम का वृक्ष है, वो कलचड़ी नाम का जो पक्षी है उसके घोंसले में बाल मिलेंगे, ऊन मिलेगी, रुई मिलेगी, ठीक है। और जो लोहे के जो मिलते हैं साक्ष्य, वो क्या कहाँ पे किसके घोंसले पे मिलेंगे? कौवे के। तो जो शक्कर खोरा है यह आपने अधिकतर देखा होगा, जो पेड़ होता है किसका? खजूर का। खजूर के पेड़ पे आपने देखे होंगे लटकते हुए, आपने घोंसले देखे होंगे। ये बहुत ही अजीब होते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो इनके घोंसले में बाल, रुई और कपड़े आदि मिलेंगे। शक्कर खोरा नाम का ये पक्षी होता है। और आपको बता दूं, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप हमारे
सबसे ऊपर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। आप सर्च कीजिए द गुरु बी लर्न। आप इसी तरीके से लिखें द गुरु बी लर्न, आपको सबसे ऊपर हमारा चैनल मिल जाएगा। आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं थोड़ी सी मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ लोग पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, मैं सुधार करूँगा। ठीक, आप बी लर्न को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन इसको दूर दूर करेंगे तो जल्दी चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमारा चैनल नया है। ठीक, लेकिन इसको मिला के लिखें बी लर्न तो सबसे ऊपर आपको हमारा चैनल ही मिल जाएगा। चलिए, बीवर पक्षी के बारे में और बता देते हैं। जो नर बीवर होता है वो अपना घोंसला बनाते हैं, और इसमें जो मादा बीवर होते हैं वो उसमें अंडे देती हैं। सही घोंसले का चुनाव करती हैं कि मुझे किसके घोंसले में अंडे देने हैं, वो मादा बीवर का कार्य होता है। लेकिन नर बीवर होते हैं वो घोंसला बनाते हैं। जो बीवर पक्षी है वो अपना घोंसला, जो मादा बीवर है वो अपना केवल अंडे देने का कार्य करती हैं, और घोंसला चुनना उनका कार्य होता है। नर बीवर का कार्य होता है कि वो अपना घोंसला खुद बनाए। है ना अजीब बात। एक नेफेंथीज पौधा है, उसको घटपंडी पौधा बोलते हैं, वो भी अभी आपको बताएंगे। चलिए, गाय के बारे में। इनके आगे के जो दांत होते हैं वो छोटे और नुकीले होते हैं। ये घास काटने के लिए प्रयोग करते हैं। पीछे के दांत होते हैं ये चबाने का कार्य करते हैं घास को। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन और बताते चल रहा हूँ कि जो गाय या जानवर होते हैं जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली। जो जुगाली करते हैं वो जानवर, जो जुगाली करते हैं वो जुगाली करते समय कौन सी गैस निकालते हैं? तो ये मीथेन गैस इनके जुगाली करते समय निकलती है। और हाँ, एक बात और कि जो घोड़ा होता है वो जुगाली नहीं करता है। घोड़ा जुगाली नहीं करता है, सीधे लील लेता है और वैसा ही गोबर में निकाल लेता है। तो जो घोड़ा होता है वो जुगाली नहीं करता है। और देखिए, बिल्ली और कुत्ते के बारे में बताए गए हैं। इनके जो दांत होते हैं वो नुकीले जो होते हैं, वो मांस फाड़ने का कार्य करते हैं। सांप जो होते हैं उनके 2 दांत होते हैं। कितने होते हैं? 2 दांत। अभी और आपको इस बारे में बताएंगे, सांप के बारे में। और जो सांप होते हैं वो अपने शिकार को सीधे वो भी लील जाते हैं घोड़े की तरह। वो भी चबाता नहीं है। सांप किसी भी चीज़ को खाता है तो वो सीधे लील लेता है। और एक और सांप से संबंधित है कालबेलिया। ये सपेरों की एक जाति है कालबेलिया नाम की। ये सांप से संबंध रखते हैं। कालबेलिया एक नृत्य भी होता है, वो आपको नॉट टू बी रीपब्लिश वीडियो में आपको चित्रात्मक रूप से बताया जाएगा। आप उसको अवश्य देखें, कल आपको वो वीडियो मिल जाएगी। और हमारी जो पेडागॉजी है बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है प्रमुख तथ्यों को, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखें, आपको तुरंत मिल जाएगी EVS के प्लेलिस्ट में। और देखिए, आज रात में आपको 12 बजे के बाद जो पेडागॉजी की वीडियो है वो भी आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, तो हम सांप के बारे में बता रहे थे। सांप के नुकीले दांत होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं नुकीले दांत। यह अपने शिकार को चबाता नहीं है, सीधे निकल जाता है। कालबेलिया एक सांपों का जो सपेरे होते हैं उनकी एक जाति होती है। ठीक, और सांप के बारे में क्या तथ्य हैं? सांप का जो दवाई बनती है,
सांप की जो दवाई बनती है वो उन्हीं के सीरम से बनती है। यानी जो सांप का जहर होता है उनके जहर से ही, उनकी जो काट होता है जहर का वो उन्हीं के ही जहर से, यानी सांप के जहर से ही बनाया जाता है। ठीक है। गिलहरी के बारे में बताते हैं। गिलहरी और चूहा, इनके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, तभी ये किसी भी चीज़ को कुतरते रहते हैं। अगर ये किसी चीज़ को नहीं कुतरेंगे तो इनके जबड़े फाड़ के बाहर निकल आएंगे दांत। इसीलिए कहा जाता है गिलहरी और जो चूहे होते हैं ये चाहे लोहा हुआ या फिर हल्का लोहा हुआ, प्लास्टिक हुई, ये किसी भी चीज़ को कुतर देते हैं। ये इसीलिए कुतर देते हैं क्योंकि इनके दांत बढ़ते हैं और इन्हें दिक्कत होती है, इसीलिए ये हर चीज़ को कुतरते रहते हैं। आंध्र प्रदेश का एक ज़िला है पोचमपल्ली ज़िला। यहाँ पे जो ज़िला है पोचमपल्ली ज़िला, उसमें एक गांव पड़ता है मुक्तापुर। जो पोचमपल्ली ज़िला है इसमें अधिकतर लोग जो हैं वो बुनकर परिवार के होते हैं। ये खिलौने व इत्र भी बनाते हैं, लेकिन यहाँ का जो प्रमुख कार्य है वो चटाई बुनना है। तो पोचमपल्ली ज़िला है उसके लोग बुनकर हैं। बुनाई को ही वहाँ पे पोचमपल्ली बोला जाता है। मधुबनी एक पेंटिंग है जो कहाँ पाई जाती है? वो पाई जाती है क्या था, बिहार में। बिहार में मधुबनी पेंटिंग है। मधुबनी एक ज़िला है, उसी से ही मधुबनी पेंटिंग का निर्माण मतलब वहीं से शुरू हुआ था। जो भी हो, तो जो मधुबनी पेंटिंग है वो चावल के और हल्दी के मिश्रण से बनाई जाती है। इसमें मशीनों का प्रयोग नहीं किया जाता है पेंटिंग बनाते समय। एक रेशम का कीड़ा होता है, इसके बारे में बता दें एक महत्वपूर्ण तथ्य कि ये अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही गंध से पहचान लेता है। जो रेशम का कीड़ा होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है कि यहाँ पे है। कश्मीरी एक कढ़ाई की जाती है। चलिए ये देखिए चींटी के बारे में। चींटी के बारे में ये है कि यह सूंघ एक दूसरे, जो चींटी होती है वो एक गंध छोड़ के चलती जाती है, उसके पीछे दूसरी चींटी सूंघ के पीछे उसके चलती जाती है। मच्छर के बारे में है कि ये जो मच्छर होते हैं ये पैरों की गंध व शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। कभी कभार ऐसा होता है मच्छरदानी में सो रहे होते हैं, अगर हमारा पैर थोड़ा सा भी टच हो रहा होता है या हाथ मच्छरदानी में, तो तुरंत वहाँ पे मच्छर आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं, कैसे पता चल जाता है कि ये जो है हमारे शरीर की गर्मी और गंध से हमें ढूंढ लेते हैं। ठीक। ऐसा कौन सा देश है जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं? फ्रांस ऐसा देश है जहाँ पे मच्छर नहीं पाए जाते हैं। और क्या है मच्छर के बारे में? हाँ, ये आपको आज मैं देता हूँ ये क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि जो मच्छर हैं उनके कितने दांत होते हैं, मच्छरों के कितने दांत होते हैं। ये बहुत यूनिक प्रश्न है, इसीलिए आपसे पूछा है। इनके दांत काफ़ी होते हैं, इंसान से ज़्यादा होते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप क्लियर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सांप के बारे में, सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, यानी इसके कान नहीं होते हैं। ये ज़मीन के कंपन से महसूस करते हैं कि पास में कौन है। रेशम का कीड़ा कई किलोमीटर की दूर से गंध से अपनी फीमेल को ढूंढ लेते हैं। बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना अधिक देख सकता है। जो बाघ है
वो हमसे 6 गुना अधिक देख लेता है अंधेरे में। और ये हवा के कंपन और हवा से जो कंपन होता है उससे जो इसकी मूंछें हिलती हैं उससे ये भांप लेता है कि यहाँ पे शिकार है या फिर ये हवा से कंपन कर रही है जगह। ठीक है, तो जो कंपन होता है, जो ध्वनि होती है, तो ये समझ जाता है बाघ की ये किस कारण से यहाँ पे कंपन हो रहा है। इसका जो घुर्राना होता है वो 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, बाघ का घुर्राना। एक और पूछा जाता है कि मैं आपको तथ्य बता देता हूँ। देखिए, चील, बाज, गिद्ध, यह मनुष्य से 3 गुना अधिक देख सकते हैं। शेर, चीता, बाघ, नहीं सॉरी गलत हो रहा है, जो ये चील, बाज और गिद्ध हैं ये मनुष्य से 4 गुना, हाँ, ये 4 गुना अधिक देख सकते हैं मनुष्य से। ठीक, तो चील, बाज और गिद्ध हैं ये मनुष्य से 4 गुना अधिक देख लेते हैं। शेर, चीता और बाघ ये मनुष्य से 6 गुना अधिक देख सकते हैं। ठीक है, आगे क्या बताया गया है। जो बाघ होता है यह अपने कानों को अलग अलग जो जगह होती है उसमें वहाँ पे घुमा सकता है, अलग अलग डिफरेंस में। और क्या इसके बारे में बताया गया है, जो बाघ होते हैं, शेर होते हैं, चीते होते हैं, ये समय समय के अनुसार अपनी आवाज़ बदलते रहते हैं। इनकी बोली होती है, कुछ जानवरों की बोली होती है अपनी, वो समय समय पे अपना आवाज़ निकालते रहते हैं। आगे देखिए, ये बहुत तेज़ जो इनकी सुनने की क्षमता होती है ये बहुत तेज़ होती है। पत्तियों की जो आवाज़ होती है और जानवर जो चलते हैं उससे जो पत्तियों की आवाज़ होती है उसमें ये अंतर कर लेते हैं कि ये जो आवाज़ आ रही है पत्तियों के खटखटाने की है तो ये किसकी है, किसी जानवर की है आवाज़ हवा में, या फिर ये किसी हवा से हो रही है। ये इनकी सुनने की क्षमता काफ़ी तेज़ होती है, लेकिन फिर भी ये किसमें है, संकटग्रस्त जानवरों में है। अब जानवर के बारे में क्या है, यह चीज़ को सफ़ेद व काले रंग में देखते हैं। जो जानवर होते हैं जो रात में अधिकतर जागते हैं, रात में जो जानवर जागते हैं वो अधिकतर चीज़ों को सफ़ेद व काले रंग में देखते हैं। स्लॉथ, यह दुनिया का सबसे आलसी जानवर है। यह भालू जैसा दिखता है, पेड़ पर उल्टा लटक कर सोता है। करीब 17 घंटे तक ये सोता रहता है, 17 से 18 घंटे जो भी दिया गया हो, लेकिन 17 घंटे NCERT ने माना है। यह जिस पेड़ पे रहता है उसी पेड़ के पत्ते खाता है, पत्तियां ख़त्म हो जाने पर ही दूसरे पेड़ पे जाता है। ये स्लॉथ नाम का जीव है। स्लॉथ के बारे में भी जो नोट टू बी रीपब्लिश करके हमारी कल वीडियो आएगी उसमें इसको चित्रात्मक रूप से और बृहत रूप से और बताया जाएगा। यह 40 वर्ष के जीवन में केवल 8 पेड़ों पे ही लगभग जाता है, यानी 5 साल में एक पेड़ पे जा पाता है। हफ्ते में करीब एक बार ही ज़मीन पे उतरता है, वो भी पोटी करने के लिए। यह बहुत ही आलसी होते हैं। दुनिया का सबसे आलसी जानवर स्लॉथ ही है। जो अभी अमेरिका में आग लगी थी अमेजन के जंगल में, उसमें स्लॉथ पक्षी का सबसे ज़्यादा
नुकसान हुआ था। स्लॉथ पक्षी सबसे ज़्यादा स्लॉथ जानवर सबसे ज़्यादा मारे गए थे। अब देखिए आगे क्या बताया गया है। आपको सबसे पहले बता दिया गया था जो उत्तराखंड का जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क है और घाना, राजस्थान में घाना नेशनल पार्क है। इसका पुराना नाम क्या था? हेली नेशनल पार्क। वहाँ पे शिकार करना मना है। सपेरों की एक जाति है कालबेलिया जाति, ये आपको बता दिया था। सांप से संबंधित जो हम बता रहे थे, इसके 2 दांत होते हैं और इसी के सीरम से यानी सांप के जहर से ही सांप के काट की दवाइयाँ बनाई जाती हैं। नागगुफन, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह एक रंगोली है। यह गुजरात, सौराष्ट्र गुजरात में बनती है और दक्षिण भारत में प्रयोग की जाती है। नागगुफन जो गुफन रंगोली है वो, इसमें नागों से संबंधित अधिकतर पेंटिंग का प्रयोग किया जाता है। जो पेंटिंग बनाई जाती है उसमें नाग वगैरह ज़्यादा बनाए जाते हैं। भारत में पाए जाने वाले सभी सांप जहरीले नहीं होते हैं। 4 प्रकार के सांप जहरीले होते हैं। इसको भी हमने जो नॉट टू बी रिपब्लिश करके वीडियो आपको कल मिलेगी, वो आपको इसके बारे में और अच्छी तरीके से बताया जाएगा। आप चित्रात्मक रूप से पढ़िए, अच्छा लगेगा। और हमारी बुद्धि की भी वीडियो आ चुकी है, बुद्धि के सिद्धांत के बारे में, और आज आपको बुद्धि लब्धि के बारे में बताया जाएगा। बुद्धि की वीडियो भी हम आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे देंगे। और अभी हम इस वाले चैनल से तो हम ज़्यादा वीडियो शेयर नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप प्लेलिस्ट में हमारे दूसरे चैनल जो था द गुरु अभिषेक, उसकी वीडियो आपको मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम आगे क्या कहे सांप के बारे में। सांप जो है 4 प्रकार के ही जहरीले पाए जाते हैं भारत में। नाग, करैत, दुबोइया और अफाई, यही केवल सांप होते हैं जो जहरीले होते हैं। अधिकतर लोग तो दहशत से ख़त्म हो जाते हैं। अब देखिए, सांप के 2 दांत होते हैं, इन्हीं के द्वारा जहर शरीर में जाता है। सांप के जहर के असर को कम करने हेतु सीरम दवा दी जाती है। तो दवा का नाम क्या था? सीरम, यानी जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। देखिए लिखा है नेफेंतीज पौधा, इसको घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, शिकारी पौधा भी बोलते हैं इसको। तो नेफेंतीज पौधे के बारे में क्या दे रखा है इसमें? यह ऑस्ट्रेलिया में, इंडोनेशिया में और भारत के मेघालय क्षेत्र में पाया जाता है। यह घड़े के जैसा बना हुआ होता है, तभी इसको घटपर्णी पौधा बोलते हैं। ठीक, ये वाला आएगा घटपर्णी में, घटपर्णी पौधा किसको बोलते हैं? नेफेंतीज पौधे को। जो ये होता है यह भारत के मेघालय क्षेत्र में होता है, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में होता है। यह बहुत ही चतुर पेड़ होता है। ये पता है क्या करता है? ये इस तरीके का होता है और इसके ऊपर एक पत्ती नुमा ढक्कन होती है। तो इसके पास में जैसे ही कोई कीट आता है तो ये तुरंत अपना ढक्कन बंद कर लेती है और इसी में कोई छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और जो जीव हैं वो इसमें मर जाते हैं बंद होके। ठीक है, मेढक और चूहे भी अधिकतर इसमें फंस के मर जाते हैं, छोटे छोटे। पिछली बार यही सीटेट के हमारे पेपर में पूछा गया था, है ना। कितना क्लेवर होते हैं, कितने चालाक भी होते हैं ये। अब देखिए क्या होता है कि इसमें से एक स्पेशल प्रकार की एक स्मेल निकलती है, खुशबू निकलती है, जो कीड़े मकोड़े जिसको आकर्षित होकर इसके पास में आते हैं और जैसे ही इसके पास में आते हैं ये ढक्कन से अपना मुंह बंद कर लेता है और ये इसमें ही बंद होके मर जाते हैं। मेढक भी हुआ, चूहे भी इसी में मर जाते हैं। अब देखिए और क्या बताया गया है। वेल्क्रो के बारे में, स्विट्ज़रलैंड के जॉर्ज मेंट्रल द्वारा निर्मित 1848 में
क्या हुआ, आपने देखा वेलक्रो किसे बोलते हैं, जो सैंडल होते हैं, सैंडल में जो चिप चिप करता हुआ वो होते हैं, जो एक जो चिपकाते हैं सैंडल को बांधने के लिए, उसको वेलक्रो बोलते हैं। वेलक्रो का आइडिया किसे सूझा था, जॉर्ज मेंट्रल को। जब वो एक बार कहीं पे जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उनके जो कपड़े हैं उस पर कुछ छोटे छोटे हुक जैसे लग गए हैं। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो जल्दी छूट भी नहीं रहा है। उसी से ही उन्हें आइडिया मिला और ये वेलक्रो इन्होंने निर्माण कर दिया। यानी जो कपड़े होते हैं, वो जूते होते हैं या बैग या सैंडल होते हैं, उसमें जो चिप चिप करता हुआ चिरचिरा बोलते हैं शायद कहीं पे, तो वो उसका निर्माण कर दिया बांधने के लिए। ठीक है, ये कहाँ के निवासी थे, स्विट्ज़रलैंड के। और क्या बताया गया है, बीजों पर बने हुक को कपड़े पर लगाने के कारण निकला। अच्छा, वो उनके जो जा रहे थे तो वेलक्रो जो जॉर्ज मेंट्रल थे उनके कपड़े पे ये कुछ हुक से लग गए थे, तो अभी इन्हें ये आइडिया मिला। हरी मिर्च जो है वो पुर्तगाल के व्यापारियों और दक्षिण अमेरिका से मिली है। टमाटर आलू भी जो दक्षिण अफ्रीका अमेरिका है वहीं से मिला है। कॉफ़ी के बारे में क्या बताया गया है, कॉफ़ी और भिंडी जो है वो अफ्रीका से हमने अपनाई है। जो कॉफ़ी और भिंडी है वो अफ्रीका से अपनाई हुई है हमारे द्वारा। बंद गोभी और मटर है वो यूरोप से। सोयाबीन जो है चीन से है। और कोविड-19 कहाँ से है, कोविड-19 के बारे में बता दें, इसकी एक बहुत ही अच्छी वीडियो करंट तथ्य के नाम से हमारी प्लेलिस्ट है, करंट फैक्ट के नाम से। उसमें हमने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है कोविड-19 के बारे में। उसमें क्या क्या तथ्य हैं, क्या क्या मिथ हैं, क्या क्या गलत अवधारणा है कि धूप के आने पे ये नष्ट हो जाएगा, ये वो करके बहुत सारे 8-10 फैक्ट हैं, 10-15 करीब। तो वो आप ज़रूर देखें। और इसकी फुल फॉर्म कोविड-19 की और क्या है, कोव-19 जो इसके नाम हैं, कोविड-19 कितने तरीके के वायरस हैं इसमें, 4 प्रकार के। और क्या इसमें जो भी प्रमुख तथ्य हैं वो आपको इस वीडियो में बताए गए हैं, वो आपको हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो सोया जो बीन थी वो चीन से आई है। अल-बरूनी के बारे में पूछा जाता है कि ये किस देश से आया था। ये उज़्बेकिस्तान, कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से। ठीक, 1773 को करीब 1000 वर्ष पूर्व पहले करीब यहाँ आया था। घड़सारी तालाब ये जैसलमेर के राजा घड़सी द्वारा बनवाया गया था। देखिए, पूछा जाता है कि यदि हम नदी में कोई चीज़ 60 किलो की डालते हैं और वो तैरती रहती है या थोड़ा सा बची रहती है, और उसको वही वस्तु को अगर हम किसी सागर में डालेंगे तो वो क्या डूब जाएगी? बिल्कुल नहीं डूबेगी। डेंसिटी के कारण इसमें घनत्व जो होता है ज़्यादा होता है, जिसके कारण जल्दी कोई व्यक्ति सागर में नहीं डूबता है। तो अमृत सागर के बारे में क्या बताया गया है, यह दुनिया का सबसे नमकीन खारा सागर है। यह 1 लीटर में 300 किलोग्राम नमक इसमें से प्राप्त किया जाता है। कैसे किया जाता है आपको ये मैं बता दूं कि जो सागर नदी होते हैं इनमें एक मेड़दार ऐसे बना दिए जाते हैं इनके किनारे किनारे, जिसमें पानी इकट्ठा होता रहता है। धूप पड़ने पे ये पानी उड़ जाता है भाप बन के, और इसमें टीले जैसे नमक के रह जाते हैं, जिन्हें नमक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। तो यही है इसके बारे में। तो अत्यधिक डेंसिटी के कारण उसमें जो सागर में नहीं डूबते हैं, सिनकोना का वृक्ष,
मलेरिया की दवाई के लिए कौन सा वृक्ष प्रयोग किया जाता है? सिनकोना। सिनकोना की पेड़ की छाल से मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। अनीमिया, हीमोग्लोबिन आयरन की कमी से अनीमिया रोग होता है। इसके कारण शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। और इसमें जो खाने के लिए बताया जाता है, गुड़, आंवला और हरी पत्तीदार सब्जियां, जिसमें आयरन आप जानते हैं काफ़ी होता है, तो वो अनीमिया रोगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। रोनाल्डो रॉस, ये भारतीय मूल के थे। इन्होंने बताया था कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है। एक फ़ौजी थे, फ़ौजी को एक गोली लग गई थी पेट में। रोनाल्डो रॉस ने उनका इलाज किया। इलाज करने के बावजूद भी इनके पेट में एक छेद रह गया। वो छेद ऐसा था कि उस पे एक पतली सी केवल झिल्ली सी खाल की चढ़ जाती थी, लेकिन अगर उसको झिल्ली को हटा दिया जाए तो उसके पेट का पूरा सिस्टम दिखने लगता था। ठीक है, तो इन्होंने एक प्रयोग किया कि कुछ इन्होंने देखा कि यदि हम, देखिए इसकी पूरी आपको कहानी बताते हैं। तो रोनाल्डो रॉस हैं, उनकी पूरी कहानी बताते हैं। क्या है कहानी, देखिए। जो रॉस जी थे, उन्होंने एक प्रयोग किया था फौजी पे। क्या किया था, उनके पेट में एक छेद हो गया था। उसमें से इन्होंने झांका और देखा कि क्या ऐसा हो सकता है कि यदि हम जो इनके पेट में खाना है वो किसके कारण पचता है, और अगर वो जो पदार्थ है उसको अगर एक थाली में निकाल लिया जाए पदार्थ को, और उसमें ये खाने को डाल दिया जाए, तो भी क्या खाना पच जाएगा? ये ज़रूरी होता है क्या कि पेट में ही पचेगा? तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उसके पेट में से जो पदार्थ था पचाने वाला वो निकाला और एक बाउल में रख दिया। बाउल में कुछ मछलियों के टुकड़े रख दिए छोटे छोटे करके। और जैसा कि हम जानते हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कि पेट का तापमान कितना होता है, 30 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इन्होंने 30 डिग्री सेल्सियस इस तापमान पे, और इसका जो पदार्थ था लसलसा, जो पेट खाना पचाने के लिए प्रयोग किया जाता था, उसको एक बाउल में रख के 30 डिग्री सेल्सियस में रख दिया। और कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि जो मछली के टुकड़े थे वो इसमें पिघल गए। यानी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पेट में ही ये पचे। यह जो इसका लार्वा है, लार्वर के द्वारा भी इसको सही यानी पेट के सेल्सियस में तापमान पे रखने पे पचाया जा सकता है भोजन को। तो ये प्रयोग किसने किया था? ये किया था रोनाल्डो रॉस ने। तो जो रोनाल्डो रॉस हैं उन्होंने मच्छर पर प्रयोग किया था। मिज़ोरम में मिज़ो भाषा बोली जाती है, रैपलिंग। आपने देखा होगा पहाड़ों से उतरते हुए व्यक्तियों को देखा होगा, तो वो क्या कहलाता है? रैपलिंग। अब देखिए रैपलिंग क्या होता है। हाँ, एक और है, अगर आप किसी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं तो आपको कितने डिग्री पे चढ़ना चाहिए, कितने डिग्री आपको अपना शरीर रखना चाहिए? तो ये 90 डिग्री पे अपना शरीर रख के अगर हम चढ़ेंगे तो सही से चढ़ लेंगे 90 डिग्री। ठीक है। अब देखिए हिमालय, माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली प्रथम महिला बछेंद्री पाल थी। सागर संसार की ये 5th महिला थी, यानी इनसे पहले 4 लोग और जा चुके थे। गढ़वाल के नागौर गांव की ये रहने वाली थी। 23 मई 1984 के दिन 1:07 पर ये चढ़ी थी। और जो हिमालय है इसकी जो ऊंचाई है NCERT के द्वारा 8,900 है करंट में। पहले 8,848 कुछ कहते थे 8,800, लेकिन जो अभी करंट में
स्थिति है वो हिमालय की 8,900 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है माउंट एवरेस्ट को किस नाम से नेपाल में जाना जाता है। उत्तरकाशी दे देगा ऑप्शन, और सागर माथा दे देगा, और हिमालय दे देगा, या माउंट एवरेस्ट। तो इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है नेपाल में। गोलकोंडा का किला, इसके बारे में क्या है। 1518 से 1687 तक कुतुब शाह सुल्तानों ने राज किया था। कहाँ पे? गोलकोंडा के किले पे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे। ये 1869 में ये गए थे, और 1869 में गांधी जी का जन्म हुआ था। और गांधी जी कब ख़त्म हुए थे बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए आप, फिर मैं आपको बताऊं। जो गांधी जी की मृत्यु हुई थी ये 1948 में हुई थी मृत्यु, और इनका जो जन्म है वो हुआ था 1869 में। इन्होंने एक यात्रा की थी, डांडी यात्रा। ये नमक के लिए हुई थी, नमक विरोध के लिए डांडी यात्रा। ये शायद जो डांडी यात्रा है 1930 ईस्वी में हुई थी, और 1930 ईस्वी में ही प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। द्वितीय हुआ था 1931 में, तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में। तो जो डांडी यात्रा है वो गुजरात के समुद्र तट से शुरू हुई थी। अहमदाबाद के गुजरात, जो अहमदाबाद में गुजरात में ही एक अहमदाबाद जगह पड़ती है, उसके समुद्र तट से ये डांडी यात्रा प्रारंभ की थी। ये नमक के विरुद्ध थी। जो अंग्रेज़ लोग थे वो नमक पर टैक्स अधिक लगाते थे, और आम आदमी के लिए नमक नहीं बनाने देते थे। इसीलिए जो गांधी जी थे इन्होंने डांडी यात्रा प्रारंभ की। और गांधी जी के बारे में एक और बता दूं, 1942 में करो या मरो का नारा, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। वैसे तो अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन इस समय तो भड़क गए, मामला गड़बड़ हो गया। इतने सालों तक तो अफ्रीका में भी इन्होंने खूब दुख सहे, है ना। एक अश्वेत व्यक्ति था, जाने क्या श्वेत व्यक्ति ने इन्हें, है ना। चलिए छोड़िए, वो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये देखिए, तो जो चांद पर पहुंचने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। 1969 में ये चांद पे गए थे। मुंबई से दिल्ली कितने किलोमीटर दूरी है? 1400 किलोमीटर की दूरी है। ये हमारी मैराथन क्लास है। आपको अगर पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। मैं जब इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा दायित्व बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही मुश्किल से ये हमारी नोट्स तैयार हुए हैं, और हमारी वीडियो आती रहे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि मुझे जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वही आएगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ वो अवश्य ही आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो आपको आना ही चाहिए। हाँ, आप और अन्य किताबों के माध्यम से, अन्य यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप पढ़ें, अवश्य पढ़ें, लेकिन आपको हमारे चैनल पे वो जानकारी दी जा रही है जो भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख में पहली यानी निचली मंजिल पर खिड़कियां नहीं होती हैं। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने इस्तेमाल किए जाते हैं। और केरल में, असम में बताइए, चलिए असम में कैसे घर बने होते हैं बताइए आप कमेंट बॉक्स में। ये जो बने हुए होते हैं ये होते हैं बांस के खंभों पे टिके हुए। आगे बताया था असम पे जो घर बने होते हैं वो बांस के खंभों पर टिके हुए घर होते हैं। और इनकी एक
और है आपके बता दूं कौन सा, राजस्थान के बारे में बताया गया था। इसके जो घर होते हैं, घर ढालीनुमा होते हैं और इनकी छत पे कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती हैं। कहाँ पे? राजस्थान में। तो जो लेह लद्दाख है, लेह लद्दाख के बारे में है, इसकी पहली या निचली मंजिल पर खिड़की नहीं होती है। छत बनाने के लिए पेड़ों के मोटे तने का इस्तेमाल किया जाता है। तो पश्मीना जो शॉल होती है ये 6 स्वेटरों के बराबर होती है। एक पहाड़ पे बकरी जो होती है उसके बालों से ये पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। पहाड़ पे करीब 500 मीटर की ऊंचाई पे ये जो बकरियां हैं वो रहती हैं। इस शॉल को बनाने में 250 घंटे करीब लगते हैं, इसलिए ये बहुत ही महंगी होती है पश्मीना शॉल। बकरी के 8 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं, यानी बकरी के बाल जिससे ये बकरी के बाल से पश्मीना शॉल बनाई जाती है, इसके बाल बहुत ही बारीक होते हैं। करीब हमारा एक बाल और इनके 8 बाल बराबर होते हैं। तो इसमें कौन सा महत्वपूर्ण तत्व है कि ये 250 घंटे में एक शॉल बन के तैयार होती है। 500 मीटर की ऊंचाई पर करीब ये बकरी की खास नस्ल रहती है जिससे पश्मीना शॉल तैयार की जाती है। 6 स्वेटरों के बराबर यह गर्मी देती है पश्मीना शॉल। देखिए ज़मीन उपजाऊ कैसे होती है। जड़ों, पत्तों, शाखा सड़ने से, केचुओं के ज़मीन, देखिए ये छोड़िए, जो केचुए होते हैं सबसे पहले पूछा जाता है क्या खरपतवार खाते हैं। केचुए जो होते हैं वो खरपतवार नहीं खाते हैं। तो ये खरपतवार होता क्या है, जो फसल होती है, आपने देखा होगा फसल के बीच में कई पेड़ उगाते हैं। तो जो ये पेड़ उगाते हैं जो फसल को वृद्धि में सहायक नहीं होते हैं, रोकते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, खरपतवार। ठीक है। तो जो केचुए होते हैं वो खरपतवार नहीं खाते हैं। केचुए जो होते हैं वो ज़मीन को पोला कर देते हैं जिससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। और सांप और केचुए ये फसल को सही रखने में सहायक होते हैं। किसान के मित्र भी यही कहलाते हैं। जो सांप होते हैं वो चूहों को खा लेते हैं, क्योंकि चूहे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। मैं खाऊंगा। एक ये है झूम खेती या स्थानांतरित खेती। झूम खेती इसको ही बोलते हैं स्थानांतरित खेती। स्थानांतरित खेती ये क्या होती है, जो कुछ व्यक्ति होते हैं जो जंगलों में अधिकतर रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में। आदिवासी लोग वो क्या करते हैं, वो जंगल को काट के, जो पेड़ होते हैं उसको काट देते हैं और उससे जो वहीं पे छोड़ देते हैं। जब वो मिट्टी में मिल जाती है तो इसी मिट्टी पे क्या करते हैं, फसल बोने लगते हैं। और जब ये फसल कट जाती है तो फिर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। फिर ये जाते हैं नेक्स्ट किसी और क्षेत्र में, वहाँ पे भी यही करते हैं कि जहाँ पे पेड़ आदि हैं जिस जंगल पे, वहाँ पे वो पेड़ काट देते हैं और फिर जब वो सूख जाता है, उसमें मिट्टी में मिल जाता है, तब वहीं पे ही खेती करना लगते हैं।
तो इसको झूम खेती या स्थानांतरित खेती बोलते हैं। इसको कुछ समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है जब एक फसल कट जाती है तब। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, चराव नृत्य जो ये है, ये मिजोरम में होता है। यह फसल कटने पे चराव नृत्य किया जाता है। जो ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ये ऑस्ट्रिया के निवासी हैं। 1882 में इनका जन्म हुआ था। इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर किया था। आनुवंशिकता की खोज या आनुवंशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल द गुरु बी लर्न को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपकी भाषा में आपको वीडियो मिलेगी। भाषा से याद आया कि ऐसा हमें बच्चे को किस प्रकार से शिक्षा देनी चाहिए, उसकी मातृभाषा में, अंग्रेजी में, हिंदी में या उर्दू में, या जो हमें आती है। तो इसका जो ऑप्शन होता है वो होता है मातृभाषा। मातृभाषा उसी को बोलते हैं जो बच्चा वहाँ का निवासी जो वहाँ की भाषा बोलता है, तो उसको मातृभाषा बोलते हैं। तो वही बात मैं कह रहा था, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप हमारे चैनल टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और आपको हमारे और भी वेबसाइट्स हैं, उससे जुड़ने के लिए आप हमारे उस चैनल से जुड़ सकते हैं। अब देखिए, जो बांस से बना पुल है और रस्सी से बुना पुल है वो असम में प्रयोग होते हैं। जब अत्यधिक वहाँ पे वर्षा होती है तो बच्चे या व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए बांस या रस्सी के बने पुल का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली लद्दाख में चौड़ी व गहरी नदी या खाई को पार करने हेतु ट्रॉली का प्रयोग करते हैं। ट्रॉली ये ट्रैक्टर ट्रॉली वाली नहीं है, ये दूसरे प्रकार की ट्रॉली है। सीमेंट का पुल सामान्य मैदानी क्षेत्र में, पहाड़ों में सीमेंट के पुल का प्रयोग किया जाता है। बल्लम एक छोटी सी नाव है जो केरल में होती है। ऊंट गाड़ी राजस्थान में प्रयोग किया जाता है। रेगिस्तान का जहाज ऊंट को कहा जाता है। बैलगाड़ी जो है मैदानी क्षेत्रों में प्रयोग होती है। साइकिल दूर दराज के स्कूल वाले क्षेत्र में प्रयोग की जाती है। बर्फ़ पर चलना, उत्तर की पहाड़ियों पे बर्फ़ पे चलक, यानी जो यहाँ पे लिखा था, जो बर्फ़ पे चलते हैं वो उत्तर की पहाड़ी वगैरह पे ज़्यादा होता है। ये हाथ पकड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान पे लोग जाते हैं। रैफलिंग क्या होती है आपको बताया था। रैपलिंग होती है जो व्यक्ति पहाड़ से नीचे उतरते हैं तो उसको रैपलिंग बोलते हैं। ठीक है, पहले मैंने बताया भी था। ऊबड़ खाबड़ जो पथरीले रास्ते हैं वो उत्तराखंड में होते हैं। अगर उत्तराखंड नहीं है तो एक ऑप्शन आएगा लद्दाख। क्या आएगा? लद्दाख। जो हम वरीयता देंगे वो लद्दाख को ही देंगे, उत्तराखंड को बाद में देंगे। ये भी हमें याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। पूछा जाता है कि एक स्थान पे दूसरे स्थान पे जाने के लिए वहाँ पे बहुत ही पथरीले रास्ते हैं, तो वो जगह कौन सी है? उत्तराखंड, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या असम। तो जो हम वरीयता देंगे वो लद्दाख को देंगे, उत्तराखंड को नहीं देंगे। ठीक, ये बात बिल्कुल सत्य है। आप पुराने NCERT नोट्स आप जाके या फिर और अन्य किसी की भी बहुत सारे चैनल्स हैं आजकल, आप उस पर जाके यूट्यूब पे सर्च करके आप देख सकते हैं। चलिए, एक पक्षी की आँखें उसके सिर पर होती हैं और उसके कान पंखों के नीचे छिपे होते हैं जिससे वह सुनता है। लिजार्ड यानी छिपकली भी
यही विशेषता रखती है। मगरमच्छ की भी आँखें ऐसी ही होती हैं, छिपी हुई। वो कंपन से अधिकतर पहचान लेता है मगरमच्छ। और मगरमच्छ के बारे में और एक बात है, मगरमच्छ की शक्ति पानी में कई गुना बढ़ जाती है। तो चाहे कितना भी बड़ा जानवर मगरमच्छ के अंडर में अगर पानी में पड़ जाता है तो मगरमच्छ से वो जीत नहीं पाता है। ठीक है। और आपको बता दें, एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे देता हूँ। चलिए, वो आ ही गया, टॉपिक भी आ गया है, यही मैं बताने वाला था। शरीर पर बने हुए पैटर्न बालों के कारण होते हैं, ना कि जलवायु के कारण या उसके आनुवंशिकता के कारण वगैरह, ये नहीं कह सकते। लेकिन जो शरीर पर बने हुए पैटर्न होते हैं वो बालों के कारण ही होते हैं। अगर उनके शरीर से बाल हटा दिए जाएं तो कोई भी पैटर्न नहीं दिखेगा आपको। जिन जानवरों के कान व बाल शरीर पर होते हैं वो जन्म देते हैं, जैसे जानवर, इंसान। और हाँ, आज का प्रश्न मैं इसी से ही पूछूंगा आपको वीडियो के अंत में, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत ही यूनिक है। ठीक है। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं वो अंडे देते हैं, जैसे पक्षी और सांप हो गया। यह क्या देते हैं? अंडे देते हैं, क्योंकि इनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और इनके शरीर पे बाल नहीं होते हैं। भाषाएं देखिए आप, मलयालम भाषा केरल में बोली जाती है। कोंकणी जो बोली जाती है कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, केरल के कुछ भागों में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव, दादर नागर हवेली में बोली जाती है। गुजराती गुजरात में, कन्नड़ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में क्या बोली जाती है? कन्नड़ भाषा। ट्रेन के टिकट पर ट्रेन का नंबर होता है, यात्रा शुरू होने की डेट व समय होती है, बर्थ व कोच का नंबर होता है, कॉस्ट यानी किराया कितना है, डिस्टेंस कितनी है वो होता है। और क्या होता है इसमें? लिंग यानी मेल है या फीमेल, उसके बारे में होता है। क्वेश्चन इससे बन सकता है इस बार कि ट्रेन के टिकट पर क्या नहीं होता है। तो पहला ऑप्शन दे देगा लिंग, दूसरा ऑप्शन दे सकता है ट्रेन का नंबर, तीसरा ऑप्शन दे सकता है बर्थ व कोच, चौथा ऑप्शन दे सकता है कि नाम, यात्री का नाम। यात्री का नाम अगर दे दिया तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा कि ट्रेन के टिकट पे यात्री का नाम नहीं होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द गुरु बी लर्न पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं। चलिए, लोगो भी आप देख लीजिए। पेड़ के बारे में, बरगद जो इसकी लटकी हुई ब्रांचेस होती हैं, शाखाएं होती हैं, वही इसकी जड़ें होती हैं। बरगद के बारे में ये है कि बरगद की जो जड़ें होती हैं वही इसकी जड़ें होती हैं। जो बरगद पे लटकी हुई आपने शाखाएं देखी होंगी वो इसकी क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। डिजार्ट ओक एक पेड़ है। क्या है ये? एक पेड़ है। ये ऑस्ट्रेलिया और रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। राजस्थान भी इसमें लिखा हो सकता है, राजस्थान के कुछ इलाकों में यह पाया जाता है। तो जो डेजर्ट ओक है वो ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। इसकी क्या खासियत होती है? जो ये पेड़ होता है ना, तो इसकी जो जड़ें होती हैं वो काफ़ी नीचे तक चली जाती हैं, जहाँ तक इसे पानी मिलता है। जैसे पानी मान लो यहाँ पे है तो इसकी जड़ें काफ़ी नीचे तक जाएंगी और इसमें शाखाओं में इसके पानी भर जाता है। तो इंसान को जब ज़रूरत पड़ती है व्यक्ति को, तो इसी में ही पाइप डाल के पानी को निकाल लेता है। कितना अजीब ये पेड़ है। देखिए, इसकी जड़ें बहुत गहरी होती हैं। ग्राउंड वाटर को सोखने के लिए
जिस पानी को तने में स्टोर, हाँ, यह जो पानी है उसको अपने तने में स्टोर कर लेता है ना, समय पड़ने पे या ज़रूरत पड़ने पे लोग इसके तने से पानी निकाल लेते हैं। बिहू त्यौहार असम में मनाया जाता है। नई चावल की फसल जब आती है या कटती है तब, हाँ, जब चावल की फसल कटती है तो यह बिहू त्यौहार मनाया जाता है। 14 और 15 जनवरी को यह मनाया जाता है, या माह के 1-2 तारीख को, यानी जनवरी माह के 1 या 2 तारीख को मनाते हैं। बांस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है। पूछ लिया जाए कि भेला घर कहाँ पे किस जगह बनता है, तो ये किस जगह बनता है, बिहू यानी असम। बिहू एक त्यौहार है। असम में क्या बताया गया है, असम के बारे में बताया गया है कि इसमें जो घर बनते हैं वो बांस के ऊपर बने होते हैं। ठीक है, बांस के द्वारा भेला घर बनाया जाता है। इस फेस्टिवल के ओकेज़न पे, यानी एक बिहू त्यौहार जब मनाते हैं, जब ही मनाते हैं जब गेहूं की फसल कट रही, चावल की फसल कट रही होती है तब। बांस जो होता है, बांस के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है कि बांस जो है वो एक प्रकार की घास है। ठीक है, आबू धाबी, आबू धाबी जो है उसका जो करेंसी है वो है दिरहम। केरल के प्रमुख फल के पेड़ नारियल हैं, पपीता है, केरल है, बबू बोस है यानी जैक फ्रूट जो होता है वो, और सुपारी है। ठीक, इसको बोलते हैं वेटल नट। ठीक, रेगिस्तान में उगने वाला मात्र एक पेड़ कहा जाता है खजूर। बहुत जगह आपको मिल जाएगा, और डेजर्ट ओक भी यहाँ पे पाया जाता है कुछ कुछ इलाके में। केरल के मसाले प्रसिद्ध हैं, कौन कौन से, तेज़पत्ता, काली मिर्च और इलायची। गरम मसाले में क्या क्या आता है, इलायची, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, अदरक और जीरा। लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म, ये कौन है, यह भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर हैं। यह सबसे पहली महिला थी जिन्होंने परेड की अध्यक्षता की थी। जम्मू एंड कश्मीर के राजौरी ज़िले से ये एक जगह पड़ता है थन्ना मंडी, वहाँ की ये निवासी हैं, और एक परेड में करीब 36 कमांडर होते हैं। तो जो पूछ लिया जाए वहीदा प्रिज्म थी वो कौन थी, भारतीय नौसेना में एक डॉक्टर थी जिन्होंने पहली बार परेड की अध्यक्षता की है। लद्दाख में तिब्बती भाषा को भोटी भी बोला जाता है। मदर को अम्माले, फादर को अब्बाले बोला जाता है। कुत्ते के बारे में क्या है, उसका एक निश्चित स्थान होता है। जो कुत्ते होते हैं उनका एक निश्चित स्थान होता है। दूसरे कुत्ते की पेशाब व मल की गंध से ये समझ जाते हैं कि यह हमारे ही इलाके का किसी कुत्ते का मल है या कोई बाहर का कुत्ता आया था। तो आपने देखा होगा कुछ जो कुत्ते होते हैं वो सूंघते रहते हैं ज़मीन को, वो इसीलिए कि वो इलाका पहचानते हैं कि हमारे इलाके में कोई नया कुत्ता तो नहीं आया था। पक्षी के बारे में क्या है, पक्षी की अधिकतर दोनों आँखें उनके सिर के दोनों साइड होती हैं, अतः वे एक ही समय में 2 अलग अलग चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। हम किसी 2 अलग अलग चीज़ों पे फोकस नहीं कर सकते हैं, लेकिन पक्षी होते हैं वो अलग अलग जगह पे एक ही समय में फोकस कर सकते हैं। लेकिन जब वो सामने देखते हैं तो वो केवल एक ही चीज़ पे नियंत्रण रख पाएंगे। तभी अगर हम उन्हें कभी साइड से पत्थर वगैरह मारते हैं तो उन्हें तुरंत पता चल जाता है, क्योंकि वो इधर का भी देख लेते हैं और इधर का भी देख लेते हैं, क्योंकि उनकी आँखें इधर होती है, कुछ की ऊपर होती हैं, तो वो सीधे ही फोकस पे देख पाते हैं। और जब ये सामने देखते हैं तो कुछ पक्षी सामने देखते हैं तो यह केवल एक बिंदु पे ही नियंत्रण रख पाते हैं देखने का। तो यही था इसमें। अधिकतर पक्षियों की आँखें फिक्स्ड यानी
बिल्कुल घूम नहीं पाती हैं, है ना। कुछ पक्षियों की तो आँखें घूम लेती हैं, तो उन्हें अपनी गर्दन घुमाने में समय लगता, वो गर्दन घुमाते हैं वो, ठीक है। जिनकी आँखें फिक्स होती हैं और जिनकी नहीं होती हैं वो आँखें घुमा के ही अपना काम चला लेते हैं। बड़ा यार अजीब है यार, इसके बारे में भी जाने कौन कौन से पशु पक्षी हैं। अतः उन्हें देखने हेतु सर घुमाना पड़ता है। जिनकी आँखें फिक्स होती हैं वो अपना सर झटके से घुमाते हैं। कुछ पक्षी जैसे चमगादड़, बाज, चील, गिद्ध मानव से 4 गुना अधिक देख पाते हैं। 6 गुना अधिक कौन देख पाते हैं, अभी आपको बताया था। शेर, चीता और बाघ ये 6 गुना अधिक देख लेते हैं। तो पक्षी 8 मीटर करीब देख पा रहा है, तो मानव पक्षी नहीं यार, ये जो पक्षी हैं इनके बारे में बताया क्या है, तो ये कितना 2 मीटर, तो ये कितना गुना हो गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 4 गुना, ठीक। जानवर हमारी तरह बहुत सारे रंग को नहीं देख पाते हैं, वो देखते किस रंग में है, ब्लैक एंड वाइट में। तो रात में जानवर जागते हैं वो उनको ब्लैक एंड वाइट रूप में ही वस्तु दिखाई देती है, जैसे उल्लू है। दिन में जागने वाले कुछ जीव दिन में जागने वाले जीव कुछ ही रंग को देख पाते हैं, ठीक है, सभी रंग को नहीं। एक पक्षी द्वारा दोनों आँखें एक ही ऑब्जेक्ट पर फोकस करने पर डिस्टेंस का अनुमान लगा सकते हैं। जो पक्षी हैं वो जब एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं तो वो अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितनी दूरी पे है। अगर उनकी आँखों का फोकस को अलग चीज़ों पर है तो उनका रेंज विजन भी बढ़ जाता है, यानी उनकी देखने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सोने कौन कितने घंटे सोता है उसके बारे में, छिपकली पूरे 1 सीजन तक सोती रहती है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। गाय 4 घंटे करीब सोती है। पायथन अजगर बहुत ही आलसी, सांप और बहुत ही खतरनाक, लील जाता है सीधे। सांप तो सारे ही लीलते हैं लेकिन ये तो इंसान को ही लील जाएगा। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी जो है 2 से 4 घंटे, बताया ही था आपको। दोबारा फिर बता देता हूँ इसके बारे में, हाथी के बारे में। इनका जो बच्चा है 3 माह का बच्चे का वजन 200 केजी होता है। एक दिन में 100 किलो यानी 1 कुंटल करीब खा लेते हैं ये। जो इसके हथनियाँ होती हैं वो मालकिन होती हैं अपने झुंड की, और इनके झुंड में बड़े हाथी नहीं होते हैं। और क्या है, बड़े हाथी नहीं होते हैं। और क्या था इनके इसमें कि 12 से 14 वर्ष के जब बच्चे हो जाते हैं तो वो झुंड से अलग हो जाते हैं, ठीक। ये हाथी के बारे में था। और हाथी की मुखिया हथनी होती है जो सबसे बुजुर्ग होगी वो। कौन से जानवर किस लिए ज़्यादा हानिकारक होते हैं। टाइगर जो होता है बहुत ही अलर्ट जानवर है, फिर भी वह खतरे में है। हाथी जो है वो दांत के लिए ज़्यादा खतरनाक है, यानी वो अपना बचाव उसी से करता है। टाइगर मगरमच्छ सांप को उनकी स्किन चमड़ी से पहचान लेते हैं, वो उसी लिए ही ज़्यादा डेंजरस कहलाते हैं। गैंडा सींग के लिए डेंजर एनिमल कहलाता है। फिर टाइगर हुआ, सांप हुए, ये जो इनकी चमड़ी होती है बहुत हार्ड होती है और ये उसी सेंसर से पहचान कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ है वगैरह। ये तो आपको पहले ही बता दिया था। जिम नेशनल कॉर्बेट पार्क और घाना जो भरतपुर ज़िले में है राजस्थान में, वहाँ पे कोई भी शिकार नहीं कर सकता, जंगलों को हानि नहीं पहुँचा सकता। सांप के बारे में फिर बता देते हैं। सांप को
जो जाति होती है सपेरों की जाति को कालबेरिया कहा जाता है। नाग गुफन एक डिजाइन होती है, पेंटिंग होती है जो नाग के शेप की होती है। यह गुजरात में और साउथ इंडिया में बनाई जाती है, जिनमें रंगोली व कढ़ाई आदि की जो सांप होते हैं, सांप के शकल की ही जो इसमें रंगोली और कढ़ाई की जाती है। सपेरे सांप को उनके डंक से पहचान लेता है। सपेरे जंगलों में पाए जाने वाले कई पेड़ों और पौधों से दवाइयाँ बनाते हैं। सांप खेतों में चूहों को खाने की वजह से किसानों के लिए मददगार या सहायक या मित्र कहलाते हैं। फूड एंड डाइजेस्टिंग क्या है? फूड एंड डाइजेस्टिंग में अमाशय के बारे में बताया गया है। जो हमारा पेट है उसका तापमान 300 डिग्री सेल्सियस है। मैंने एक कहानी के माध्यम से बताया भी था। जो फौजी था, फौजी के पेट में गोली लग गई थी तो एक झिल्ली सी बन गई थी, उसके अंदर से पाइप डाल के उसने वो जो लसला खाना पचाने का जो लार्वा है उसको निकाल के जो प्रयोग किया था। मलेरिया भी बताया था जिसने। क्या नाम था उसका? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। रोनाल्डो रॉस डॉक्टर का नाम था। तो उड़ीसा के कालाहांडी में सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। अदर स्टेट में भी होता है लेकिन उड़ीसा के कालाहांडी ज़िले में सबसे ज़्यादा। कांच के जार सुखाने से अगर उसमें अचार रखते हैं तो जल्दी ख़राब नहीं होता है। मिल्क जो दूध होता है उसको उबाल कर सही रखा जा सकता है। चावल जो है उसको बाउल में पानी भर के रख दिया जाए और उसमें चावल डाल दिए जाएं तो वो चावल ज़्यादा समय के लिए सही बने रहते हैं। हरे धनिया को गीले कपड़े में रख के सही रखा जा सकता है और प्याज लहसुन को सुखा करके ड्राई यानी खुले स्थानों पर रख के ज़्यादा समय तक के लिए रखा जा सकता है। बीज के बारे में क्या है? बीज बहुत ही बड़े यात्री होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते रहते हैं। ये टिनी हुस के द्वारा ट्रैवल करते रहते हैं। अगर पानी में वो बीज गिर जाते हैं तो वो कहीं पे दूसरी जगह जाके वो उगाते हैं तो वो यात्री कहलाते हैं। बस घड़ीसार एक झील है। क्या है? घड़ीसार एक झील है और वहाँ पे एक जगह है जैसलमेर जहाँ पे ये घड़ीसार तालाब है, ये वो झील है जहाँ पे ये पाया जाता है। जैसलमेर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ 9 झीलें थी जो इंटरकनेक्ट थी। ये घड़ीसार तालाब झील है, यहाँ पे 9 झीलें एक साथ मिल रही हैं जो जैसलमेर में है। जैसलमेर में एक वर्ष में एक बार या एक बार भी वर्षा नहीं होती है। तो ऐसा कौन सा स्थान है जल्दी बताइए जहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है? राजस्थान ही तो है। कुएं सूखते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि मोटरों का प्रयोग बहुत किया जा रहा है। जो झीलें हैं उनका जो वर्षा का संग्रहण करती थी वो नष्ट हो गई हैं। झीलें अब नहीं रहे हैं, तालाब अब नहीं रहे हैं और टंकियों का प्रयोग बहुत होने लगा है। और जो पेड़ हैं उसके पास में सीमेंट आदि का प्रयोग अधिकतर किया जाने लगा है, जिससे कुएं सूखते जा रहे हैं। पानी की समस्या होती जा रही है। जीवन बचाएं, जल बचाएं, जीवन बचेगा। लेकिन पानी हमें ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करना चाहिए। तो आप बताइए जल दिवस कब है? पृथ्वी दिवस कब होता है? और जैव विविधता दिवस। जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को पृथ्वी दिवस, जल दिवस 22 अप्रैल
तो हमने क्या बताया? जल दिवस, पृथ्वी दिवस और जैव विविधता दिवस। बाईस मार्च को पृथ्वी दिवस, गलत हो रहा है, 22 मार्च को जल दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और अप्रैल के बाद क्या आता है? मई, उसको जैव विविधता दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना इसमें? जोधपुर में बहुत कम वर्षा होती है। ठीक, जोधपुर में 1886 में वर्षा बिल्कुल नहीं हुई थी। वहाँ पे बावली सीढ़ीदार कुआं बना के प्रयोग करके वहाँ पे जो लोगों ने अपना जीवन यापन किया था। दांडी यात्रा गांधी जी ने 1930 में की थी। कारण क्या था? नमक बनाने पे बहुत ही ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। यात्रा इन्होंने अहमदाबाद के दांडी नामक स्थान से सागर के किनारे से इन्होंने शुरुआत किया था, एक आंदोलन चलाया था। तो चलिए, आज का हम अपनी वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का प्रश्न मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बच्चे देता है? जो बच्चे देता है, ऐसा कौन सा पक्षी है जो बच्चे देता है? आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जल्दी ही हम पेडागोजी की वीडियो लेके आएंगे। पेडागोजी की पिछली एक हमारी जो दूसरा चैनल है उसकी वीडियो हमने अपने इसी चैनल के जो जिसमें आप अभी देख रहे हैं प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी वीडियो जो पेडागोजी की वो आप अवश्य देखिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छे शब्दों में बताई गई है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके रुपए नहीं कटेंगे, है ना। जो व्यक्ति मेहनत करता है आपको उसके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, आपके रुपए नहीं जाते हैं, लेकिन उसको थोड़ा हिम्मत बनी रहती है, अच्छा लगता है कि हाँ उनके जो साथी हैं, बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वो अच्छा कंटेंट लाता रहता है। तो चलिए, आज के लिए बस यहीं पर रोकते हैं अपनी वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, जीवन बहुत अनमोल है। जय हिंद, जय भारत।